In this video, we'll see Unit 1 of Business Law from BCom Semester 3 and Legal Aspect of Business from BBA Semester 3. Here is the list of topic that we will see in this video. So let's begin. So the topics are concept and essentials of contract, classification of contract, offer and acceptance. Concept and essentials of contract act में सबसे पहले है इंट्रोडक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का. तो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 was came in force on 1 सितंबर 1872. तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो इंडिया का सबसे पहला और सबसे पुराना मर्केंटाइल लॉ है. इससे पहले कोई भी मर्केंटाइल लॉ नहीं था. तो इसके अंदर दो पार्ट है. पहला पार्ट है फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 75. ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ डील करता है. ये सारे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट के साथ डील करता है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. उसके बाद है सेकंड पार्ट. तो सेकंड पार्ट फ्रॉम 124 टू 238 है. तो इसके अंदर ये सारे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट से डील नहीं करता है. ये सिर्फ कुछ स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही डील करता है. तो इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो कॉन्ट्रैक्ट देखने से पहले देखते हैं प्रॉमिस और एग्रीमेंट. तो प्रॉमिस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्टिंग के अंदर सेक्शन 2B के अंदर डील किया जाता है. तो प्रॉमिस जब कोई भी एक पार्टी होता है वो दूसरे पार्टी को जब ऑफर करता है किसी भी चीज़ के लिए या प्रपोज करता है तो उसको प्रॉमिस बोला जाता है. या फिर लाइक कोई क्रेडिट सेल हो रहा है और उस टाइम पे जो क्रेडिटर है उसको जो सामान खरीद रहा है वो क्रेडिटर को प्रॉमिस कर देता है कि इतने टाइम के बाद हम आपको पेमेंट कर देंगे या फिर कुछ भी. तो वो सिर्फ वन वे होता है प्रॉमिस. और उसके बाद है अग्रीमेंट. तो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेक्शन 2E के अंदर डील किया जाता है. तो एग्रीमेंट में ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों होता है. और इसके अंदर जो है ये वन वे नहीं होता है, ये टू वे होता है. तो अग्रीमेंट का जो मेन फीचर्स है वो है प्लुरैलिटी ऑफ पर्सन, मतलब कि एक से ज़्यादा इंसान होना चाहिए. उसके बाद है कंसेस एड इडम. तो कंसेस एड इडम इंग्लिश वर्ड नहीं है. इसका मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड, मतलब कि दोनों जो पार्टी है जो एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं या एग्रीमेंट करने वाले हैं तो वो दोनों जिस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस चीज़ का मतलब दोनों को एक ही तरीके से पता होना चाहिए. मतलब मतलब अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो लाइक कोई एक घर है जिसको बेचना है किसी एक कोई पार्टी ए है जिसका घर है और उसको बेचना है पार्टी बी को 5 लाख में सपोज. तो जो पार्टी बी है और पार्टी ए है, पार्टी ए का मतलब है कि उसको घर बेचना है 5 लाख में एक स्पेसिफिक टाइम पे एक स्पेसिफिक डेट पे. तो जो बी है वो उसको भी यही लगना चाहिए कि उसको ये घर बेचना है और उस स्पेसिफिक टाइम पे और 5 लाख में. तो यहाँ पे जो एक्ट है जिस चीज़ के लिए अग्रीमेंट किया जा रहा है वो है सेल ऑफ प्रॉपर्टी. तो ए के लिए भी वो सेल ऑफ प्रॉपर्टी ही होना चाहिए और बी के लिए भी वो प्रॉपर्टी ही होना चाहिए, सेल ऑफ प्रॉपर्टी ही होना चाहिए. सो कंसेस एट इडम मीन्स मीटिंग ऑफ माइंड, मतलब मीन्स बोथ पार्टीज एग्री इन द सेम सेंस एट सेम टाइम, मतलब एक ही टाइम पे और एक ही तरीके से दोनों का जो फैक्ट है, दोनों का जो ऑब्जेक्ट है वो सेम होना चाहिए और सेम टाइम पे सेम होना चाहिए. ये होता है अग्रीमेंट. उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट. तो कॉन्ट्रैक्ट में ऑल द एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट इफ इट फॉलो सम ऑफ द कंडीशंस. सो द कंडीशंस आर फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड. तो पहला कंडीशन है फ्री कंसेंट. तो फ्री कंसेंट का मतलब है कि जो ऑफर और एक्सेप्टेंस हो रहा है वो जोर जबरदस्ती से या मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस, मतलब किसी भी गलत तरीके से नहीं होना चाहिए. ये करेक्ट वे में होना चाहिए. फ्री कंसेंट फ्रीली होना चाहिए. जो ऑफर दिया जा रहा है वो भी फ्री दिया जाना चाहिए और जो एक्सेप्ट किया जा रहा है वो भी, वो जो एक्सेप्टेंस है, वो जो कंसेंट दिया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो भी फ्रीली होना चाहिए, फ्रीली दिया जाना चाहिए. उसके बाद है लॉफुल कंसिडरेशन. तो लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर. ये इन काइंड भी हो सकता है और इन कैश भी हो सकता है, ये आगे पढ़ना है. उसके बाद है लॉफुल ऑब्जेक्ट. जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो पर्पस है, जिस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो पर्पस लीगल होना चाहिए, मतलब अलाउड होना चाहिए बाय लॉ.
कोई इलीगल एक्टिविटी के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाएगा, और अगर वो किया जाएगा तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। उसके बाद है नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, मतलब कि जो स्टार्टिंग से ही वॉइड ना हो, मतलब कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का भी आगे डेफिनेशन है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होना चाहिए। अब है एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहने का मतलब वो ज़रूरी चीज़ें, वो ज़रूरी तथ्य जो एक कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट कहलाने के लिए चाहिए। मतलब ये सारा जो एसेंशियल्स के अंदर जो भी चीज़ है वो सारा होना ही चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट कहलाने के लिए। अगर एक भी एसेंशियल्स नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। उसके बाद है, तो पहला एसेंशियल्स है ऑफर, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। मतलब कि दो पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो कोई एक पार्टी जो है वो दूसरे को ऑफर देगा, और दूसरा वाला जो है उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। मतलब कि ऑफर और एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, ये पहला एसेंशियल है। उसके बाद है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। मतलब कि जो दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उन दोनों का ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये इंटेंशन होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट जो कर रहे हैं वो लीगली इन्फोर्सेबल हो, मतलब कि बाय लॉ ये इन्फोर्सेबल हो। मतलब कि अगर कोई भी दिक्कत आता है या फिर कोई प्रॉब्लम आता है आगे चल के, या फिर कुछ भी होता है, तो बाय लॉ इसको एग्जीक्यूट कराया जाएगा या फिर नहीं कराया जाएगा, या फिर जो भी होगा बाय लॉ इस पे काम किया जाएगा। उसके बाद है लॉफुल कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन जो है वो इन कैश भी हो सकता है और इन काइंड भी हो सकता है। तो कंसिडरेशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक एसेंशियल एलिमेंट है। अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। हाँ, ये एडिक्वेट नहीं होगा वो चलेगा, लेकिन कम ज़्यादा जो भी है, लेकिन कंसिडरेशन होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ये इन कैश भी हो सकता है और इन काइंड भी हो सकता है। तो इन कैश जो होगा वो तो मॉनेटरी हो जाएगा, और इन काइंड जो होगा या फिर उसमें कोई प्रॉमिस किया जाए, कोई प्रॉमिस हो सकता है या फिर कोई एक्ट हो सकता है। उसके बाद है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो सारे जो इंसान हैं, तो वो सारे लोग कैपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। कुछ लोग हैं जो इनकैपेबल है, जैसे कि माइनर, इंसेन। इंसेन मतलब जो अनसाउंड माइंड है जिनका, तो ये लोग कैपेबल नहीं है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो जो भी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो दोनों पार्टी कैपेबल होना चाहिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। फ्री कंसेंट भी एक कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल एलिमेंट है। अगर ये नहीं प्रेजेंट होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला जाएगा। तो फ्री कंसेंट का मतलब है कि जो भी ऑफर और एक्सेप्टेंस हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो दोनों फ्रीली होना चाहिए। मतलब कि कोई अगर पार्टी ए पार्टी बी को अगर कंसेंट अपना दे रहा है, मतलब ऑफर कर रहा है उसको किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो ये फ्री होना चाहिए। ये नहीं है कि ये किसी के दबाव में आकर के या किसी भी गलत तरीके के दबाव में आकर के और सामने वाले को ऑफर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। और इसी तरीके से जो सामने वाला भी है जो कि एक्सेप्ट करेगा, अपना कंसेंट देगा इस ऑफर को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो उसका भी जो एक्सेप्टेंस है वो भी फ्री फ्री होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे कोई कोर्शन नहीं होना चाहिए, मतलब जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, मतलब फ्री कंसेंट होना चाहिए। उसके बाद है लीगल ऑब्जेक्ट। तो लीगल ऑब्जेक्ट कहने का मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के पीछे जो पर्पस है वो पर्पस लीगल होना चाहिए। किसी भी इलीगल पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद है नॉट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट जिस पर्पस के लिए किया जा रहा है वो पर्पस पॉसिबल होना चाहिए। कोई इम्पॉसिबल चीज़ के लिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है करना, उस चीज़ के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो वो वैलिड नहीं होगा। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट तीन तरीके का है: वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। So the contract which cannot be enforceable by law, and it confer no right on the either of the party, and it is not really a contract as it is non-existent in nature. तो void contract कहने का मतलब है कि ये बाय लॉ इन्फोर्सेबल नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी जो ऊपर जो एसेंशियल था कॉन्ट्रैक्ट का, तो void कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई भी एसेंशियल होगा जो एब्सेंट होगा, सारे एसेंशियल इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, इसलिए इसको void कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है तो दोनों में से किसी भी पार्टी के पास कोई राइट नहीं है कि वो बाय लॉ किसी को भी फोर्स करे इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए।
उसके बाद है इट इज़ नॉट रियली अ कॉन्ट्रैक्ट एज इट इज़ इन नॉन एग्जिस्टेंट इन नेचर। तो ऐसा माना जाता है कि जब से कॉन्ट्रैक्ट बना है तब से ही जो एसेंशियल था कॉन्ट्रैक्ट का वो इस कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट नहीं था, तो स्टार्टिंग से ही इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। उसके बाद है वॉइड एग्रीमेंट इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ऐसा कुछ एग्रीमेंट है जिसको वॉइड माना जाता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। तो पहला है माइनर, मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, जो पार्टी है ए बी, जो भी पार्टी है, तो इनमें से कोई भी है जो ना वो माइनर है। माइनर कहने का मतलब कि वो 18 ईयर के अंदर है, 18 ईयर के नीचे है। तो अगर कोई भी पार्टी माइनर है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। अगर कोई माइनर अगर कॉन्ट्रैक्ट करना ही चाहता है तो इसके जो लीगल गार्डियन होंगे या जो पेरेंट होंगे वो इसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तब वो वैलिड होगा। लेकिन अगर माइनर खुद कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो वैलिड नहीं होगा, वो वॉइड होगा। हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर माइनर को कोई बेनिफिट मिल रहा होगा, तब जहाँ तक इसको बेनिफिट मिलेगा माइनर को, वहाँ तक ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। लेकिन उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, वो फिर वॉइड होगा। उसके बाद है मिस्टेक ऑफ एक्ट। तो मिस्टेक ऑफ एक्ट कहने का मतलब कि जो पार्टी ए और पार्टी बी है, तो यहाँ पे जो लॉफुल ऑब्जेक्ट था, तो जिस चीज़ के लिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा था, तो जो पार्टी ए और जो पार्टी बी है वो ऑब्जेक्ट को जो समझना था कि किस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा, तो ये दोनों अलग अलग समझ लिया, ये कुछ और समझ लिया और ये कुछ और समझ लिया ऑब्जेक्ट को लेकर के। तो मतलब कि जो कंसिस्ट एड इडम था एग्रीमेंट के होने के लिए, तो यहाँ पे कंसिस्ट एड इडम नहीं है, मतलब कि मीटिंग ऑफ माइंड नहीं हो रहा है, मतलब कि ये दोनों सेम तरीके से जो फैक्ट है उसको सेम टाइम पे नहीं समझ रहे हैं, तो यहाँ पे ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो। तो अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट में तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। उसके बाद है अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लीगल पर्पस के लिए नहीं बनाया गया, वो इलीगल पर्पस के लिए किया गया, तो ये वॉइड होगा। उसके बाद है सिंगल कंसिडरेशन फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसके अंदर ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा है लेकिन कंसिडरेशन एक ही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, वैलिड नहीं होगा। तो अगर जो जो ऑब्जेक्ट है तो सेपरेट ऑब्जेक्ट और सेपरेट कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब कि अगर एक ऑब्जेक्ट है तो एक कंसिडरेशन होना चाहिए, दो ऑब्जेक्ट है तो दो कंसिडरेशन होना चाहिए। दो ऑब्जेक्ट के बदले एक कंसिडरेशन नहीं चलेगा, मतलब जितना ऑब्जेक्ट उतना कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, मतलब वॉइड होगा। उसके बाद है रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज। तो रिस्ट्रेन का मतलब होता है रोकना। तो मतलब अगर किसी को शादी करने के राइट से, मतलब कि अगर रिस्ट्रेन किया जाता है, मतलब कि अगर उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती किया जाता है कि इसी से शादी करना है या फिर ऐसे ही शादी करना है या शादी नहीं करना है या फिर शादी से रिलेटेड कुछ भी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी फिर वॉइड होगा। उसके बाद है रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, अगर कोई अपना रोजगार कर रहा है, धंधा कर रहा है, कामकाज कर रहा है, तो अगर उस रोजगार को करने से अगर किसी को रोका जाता है और रोकने के लिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो भी वॉइड होगा, वैलिड नहीं होगा। उसके बाद है रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। लीगल प्रोसीडिंग कहने का मतलब कि कुछ भी होता है या फिर किसी भी चीज़ के लिए लीगल एक्शन है ना, उसको लीगल प्रोसीडिंग बोला जाता है। उसके बाद है अगर रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग हो रहा है, मतलब कि अगर किसी को अपना लीगल राइट कन्फर्ट करने से अगर कोई उसको रोक रहा है, अगर लीगल राइट इन्फोर्स करने से अगर उसको कोई रोक रहा है या फिर रोकने के लिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है तो वो भी वॉइड होगा। उसके बाद है एग्रीमेंट टू इंटर इन एनी एग्रीमेंट इन फ्यूचर, मतलब कि आज ये एग्रीमेंट किया जा रहा है कि आगे जा करके किसी भी एग्रीमेंट में इंटर करेगा, मतलब आज आज प्रेजेंट टाइम में ऐसा एग्रीमेंट किया जा रहा है कि फ्यूचर में कोई एग्रीमेंट करना है, मतलब कि फ्यूचर में जो एग्रीमेंट होने वाला है उसके लिए आज ही एग्रीमेंट किया जा रहा है, मतलब इस एग्रीमेंट के लिए ये वाला एग्रीमेंट किया जा रहा है, तो ये भी वॉइड है। उसके बाद है अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। जैसे कि एसेंशियल्स में था, अगर किसी इम्पॉसिबल एक्ट को करने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो वो वॉइड होगा। उसके बाद है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि ये हमेशा से वॉइड नहीं रहता है, पर आगे जा करके ये वॉइडेबल हो जाता है, मतलब कि आगे जा करके पार्टी के पास ऑप्शन आ जाता है, वो इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं या फिर इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, अवॉइड भी कर सकते हैं। तो द कॉन्ट्रैक्ट विच अ पार्टी कैन पुट टू एन एंड, तो
and they have option to exercise, तो इसको फिर voidable contract बोला जाता है। तो इसके अंदर होता है कि जैसे कि कोई पार्टी ए है, कोई पार्टी बी है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है या फिर कोई भी एसेंशियल्स अगर गायब रहता है कॉन्ट्रैक्ट से, तो ए कोई एक पार्टी की वजह से अगर कोई भी एसेंशियल एब्सेंट हो जाता है, तो बी के पास ये ऑप्शन आ जाता है कि वो चाहे तो इसको आगे कंटिन्यू भी कर सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट को, नहीं तो उसको अवॉइड भी कर सकता है। तो ये ऑप्शन कब आएगा सेकंड पार्टी के पास? जब इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट, मतलब कि उसका जो कंसेंट लिया गया है कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए वो फ्री नहीं था, मतलब कि कुछ ना कुछ वहाँ पे इलीगल चीज़ था या फिर सही तरीके से नहीं लिया गया था, किसी गलत तरीके से लिया गया था। तो अगर फ्री कंसेंट नहीं होता है, तो जिसका फ्री कंसेंट नहीं है उसके पास ये ऑप्शन आ जाता है कि वो आगे इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू भी कर सकता है या फिर इसको अवॉइड भी कर सकता है। तो to avoid performance of voidable contract, party had to revoke in a reasonable time। तो यहाँ पे अगर जो पार्टी है जिसका कंसेंट अब फ्री नहीं था, तो अगर उसको ये जो कॉन्ट्रैक्ट है अगर इसको कंटिन्यू नहीं करना, अगर इसको अवॉइड करना है इस कॉन्ट्रैक्ट को, तो उसको समय रहते जाकर के इसके लिए कंप्लेंट करना पड़ेगा या फिर जो भी लीगल फॉर्मेलिटी है वो करना पड़ेगा टाइम रहते। तो टाइम रहते यहाँ पे रीजनेबल टाइम का मतलब है लिमिटेशन पीरियड। तो कोई भी क्राइम होता है या फिर कुछ भी होता है, तो उसका जो भी होता है उसको रिपोर्ट करने के लिए या फिर उसके लिए सूट फाइल करने के लिए एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, तो उसको ही लिमिटेशन पीरियड बोला जाता है। तो इस चीज़ के लिए जितना भी लिमिटेशन पीरियड होगा उसके अंदर इसको रिवोक करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल इन केस ऑफ कंसेंट ड्यू टू मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो किस किस जगह पे जो कंसेंट है उसको फ्री नहीं माना जाएगा। तो पहला है यहाँ पे मिसरिप्रेजेंटेशन। तो मिसरिप्रेजेंटेशन कहने का मतलब है कि अगर जो बात बोला जा रहा है या फिर जो फैक्ट है वो मतलब कुछ और है, और जिसका कंसेंट लिया जा रहा है उसको दिखा कुछ और गया, उसको बता कुछ और दिया गया या फिर गलत तरीके से उसको बता दिया गया है, दिखा दिया गया है, तो इसको मिस रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है। उसके बाद है फ्रॉड। फ्रॉड झूठ बोल करके कुछ भी करा लेना, वो फ्रॉड हो जाता है। उसके बाद है कोर्शन। तो कोर्शन का मतलब है कि जोर जबरदस्ती से, मतलब जबरदस्ती किसी का कंसेंट ले लेना अगर उसका कंसेंट नहीं था तब भी। उसके बाद है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस कहने का मतलब है कि कोई भी इंसान है जिसका कंसेंट लेना है तो वो किसी के इन्फ्लुएंस में था और उसके कहने पे ये सामने वाला जो है अपना कंसेंट दे देता है। तो किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के भी अगर कोई अपना कंसेंट दे देता है तो भी माना जाता है कि इसका कंसेंट फ्री नहीं था और इस टाइम पे भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल हो जाएगा। तो अगर ये सारा फैक्टर अगर प्रेजेंट होता है, किसी को भी अगर कोई कंसेंट देता है तो उसका अगर ये सब प्रेजेंट होता है, ये सब एलिमेंट उसमें, तो उसको बोला जाता है कि इसका जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट नहीं था। तो अगर कंसेंट फ्री नहीं होगा तो उस टाइम पे इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बोला जाएगा और जिसका कंसेंट फ्री नहीं था उसके पास तो ऑप्शन आ जाएगा कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे या तो कंटिन्यू भी कर सकता है या फिर इसको अवॉइड भी कर सकता है। उसके बाद है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कहने का सिंपली मतलब है अनलॉफुल एग्रीमेंट, मतलब कि जो बाय लॉ इम्पॉसिबल नहीं है। तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कब कब होगा? तो प्रोहिबिट एग्रीमेंट मेड विथ अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और अनलॉफुल कंसिडरेशन। तो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है जो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के साथ बना है या अनलॉफुल कंसिडरेशन के साथ बना है तो वो इसको प्रोहिबिट करता है। तो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट कहने का मतलब है कि इलीगल पर्पस के लिए बना है, और अनलॉफुल कंसिडरेशन कहने का मतलब कि जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल नहीं है, वो कोई इलीगल कंसिडरेशन है जो बाय लॉ अलाउड नहीं है। तो अगर ये दोनों एलिमेंट अगर प्रेजेंट होता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वुड बी इलीगल इफ ड्यू टू, तो यहाँ पे कुछ रीज़न दिया गया है। अगर ये सब एलिमेंट प्रेजेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट को करने के टाइम पे तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इलीगल हो जाएगा। तो पहला इनकैपेसिटी, मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टीज कर रहे हैं वो पार्टीज कैपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। उसके बाद है मिस्टेक, बाय मिस्टेक दो लोग अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। उसके बाद है मिसरिप्रेजेंटेशन, गलत तरीके से अगर रिप्रेजेंट करके और उसके बाद अगर कंसेंट ले लिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए तो इसको फिर मिस रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है। अगर मिस रिप्रेजेंटेशन है तो भी
कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इलीगल हो जाएगा। उसके बाद है अनड्यू इन्फ्लुएंस, मतलब कि इंसान अगर किसी के इन्फ्लुएंस में था और तब उससे कंसेंट ले लिया गया उस इन्फ्लुएंस के कारण, वो उसको फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस बोला जाता है। और अगर वैसा कोई सिचुएशन है तो भी कॉन्ट्रैक्ट को इलीगल ही बोला जाएगा। उसके बाद है कोर्शन, मतलब बाई फोर्स, जबरदस्ती अगर किसी का कंसेंट ले लिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो फिर उसको कोर्शन बोला जाता है। और अगर कोर्शन है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इलीगल होगा। उसके बाद है इलीगैलिटी, मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्ट ही लीगल नहीं है, तो उस टाइम पे भी ये कॉन्ट्रैक्ट को इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा। इसके इसके बाद है कंसिक्वेंसेस ऑफ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि अगर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसका क्या रिजल्ट होगा। तो पहला है इंटायरली वॉइड, मतलब कि अगर कोई इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको पूरा का पूरा जितना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। वॉइड मतलब कि जो बाय लॉ इन्फोर्सेबल ही नहीं है, एग्जीक्यूट ही नहीं किया जा सकता है बाय लॉ। उसके बाद है सेकंड, नो एक्शन अराइजेस फॉर एविल कॉज, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद अगर कुछ गलत हो जाता है तो उसके लिए कोई एक्शन, लॉफुल एक्शन नहीं लिया जा सकता है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ वॉइड था। उसके बाद है मनी एंड प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड और नॉट बी रिकवरेबल, अगर कोई इलीगल कॉन्ट्रैक्ट करके और अगर उसके अंदर कोई भी पैसा ट्रांसफर कर दिया गया या फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया गया है और बाद में अगर कुछ हो गया और जो जिस पार्टी ने मनी और प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया था अगर उसको ये वापस चाहिए तो ये फिर पॉसिबल नहीं है बाय लॉ। उसके बाद है इफ लीगल पार्ट इज सेपरेबल फ्रॉम द इंटायर कॉन्ट्रैक्ट लीगल पार्ट वुड बी इन्फोर्सेबल, मतलब कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसका कुछ पार्ट लीगल है और कुछ पार्ट इलीगल हो गया है, मतलब कि कुछ जो पार्ट था उसमें सारा एसेंशियल प्रेजेंट है पर दूसरा वाला जो है वो अनलॉफुल हो गया है। तो अगर ये दोनों सेपरेट हो जाता है और उसके बाद भी ये पर्पस पूरा करता है तो ये दोनों को सेपरेट कर दिया जाएगा अगर ये दोनों सेपरेबल है तो। और जो फिर लीगल पार्ट होगा सेपरेट करने के बाद अगर वो लॉजिकल होगा और इन्फोर्सेबल होगा तो फिर उसको इन्फोर्सेबल एग्जीक्यूट किया जाएगा, इन्फोर्स किया जाएगा। और अलग सेपरेट करने के बाद अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका अगर लीगल पार्ट अगर लॉजिकल होता है तो उसको इन्फोर्स किया जाएगा, वो इन्फोर्सेबल होगा फिर। उसके बाद है कोलेटरल एग्रीमेंट टू इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वुड आल्सो बी अनइन्फोर्सेबल, तो यहाँ कोलेटरल एग्रीमेंट कहने का मतलब है कि जो मेन कॉन्ट्रैक्ट था और उसको पूरा करने के लिए अगर कोई दूसरा एग्रीमेंट बनाया गया है, मतलब कि कोई मेन था और कोई इसका सब्सिडरी था, या फिर ऐसा ही कुछ बोल सकते हैं कि इसको कंप्लीट करने के लिए, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कोई दूसरा छोटा मोटा एग्रीमेंट किया गया था, तो अगर यही इलीगल हो जाता है, यही वॉइड हो जाता है तो फिर इसको भी वॉइड ही बोला जाएगा, फिर ये भी इन्फोर्सेबल नहीं होगा, दोनों ही अनइन्फोर्सेबल होगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ अग्रीमेंट है जो कि वॉइड है लेकिन वो इलीगल नहीं है, मतलब कि जितना वॉइड एग्रीमेंट होता है ज़रूरी नहीं है कि वो सारा इलीगल है, लेकिन जितना इलीगल एग्रीमेंट है वो सारा हमेशा वॉइड होगा। मतलब कि जितना भी वॉइड एग्रीमेंट है वो सारा ही इलीगल नहीं होगा, और जितना भी इलीगल एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो सारा ही वॉइड होगा आगे चलकर, ये कहने का मतलब है। तो ऐसा कौन कौन सा मतलब कि वॉइड एग्रीमेंट है जो कि इलीगल नहीं होगा। तो पहला है, तो यहाँ पे सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट है जो कि लीगल था, ठीक है। सबसे पहले वो लीगल था लेकिन वो किसी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट चला गया, मतलब जो नॉर्मल पब्लिक पॉलिसी होता है अगर उसके वो अगेंस्ट चला गया तो फिर उसको वॉइड कह दिया जाएगा। उसके बाद है ऐसा कौन कौन सा मतलब कि ऐसा कौन कौन सा अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होगा जो कि वॉइड होगा पर इलीगल नहीं होगा। तो यहाँ पे पहला है रिस्ट्रेन ऑफ पेरेंटल राइट, मतलब कि कोई भी पेरेंट है किसी भी चिल्ड्रन के और उनका अगर पेरेंटल राइट को मतलब कि रोका जाता है, तो हो सकता है कि उसके पेरेंट में कोई प्रॉब्लम हो, वो मेंटली इंसेन हो या फिर कुछ भी हो, तो किसी वजह से उनका पेरेंटल राइट मतलब कि रिस्ट्रेन कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, तो वो फिर इलीगल नहीं होगा अगर ये बाय लॉ किया गया है तो। उसके बाद है रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, तो अगर कोई लॉजिकल पर्पस होता है उस मैरिज को रोकने के लिए, मतलब कि मान लेते हैं कि गलत तरीके से शादी किया जा रहा था और अगर उसको रोक दिया गया है तो फिर ये सबसे पहले तो ये गलत तरीके से हो रहा था तो वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट था, तो इसलिए इसको फिर रोक दिया गया और उसके कारण ये फिर वॉइड हो गया। तो यहाँ पे ये वॉइड है पर इलीगल नहीं है रोकना। उसके बाद है मैरिज ब्रोकरेज,
इसको दहेज कह सकते हैं, मतलब कि शादी करने के लिए अगर कुछ पैसा मांगा जाता है तो वो भी फिर वॉइड हो जाएगा। उसके बाद है रिस्ट्रेन ऑफ पर्सनल फ्रीडम, मतलब कि किसी का भी जो पर्सनल फ्रीडम है उसको रोका जाता है। तो मान लेते हैं कोई क्रिमिनल है, तो उसके पास तो फिर सारा फंडामेंटल राइट नहीं होगा। अगर उसको फंडामेंटल राइट अगर सारा दिया जाएगा, सारा पर्सनल फ्रीडम दिया जाएगा, फिर वो तो बोलेगा कि हमको जेल में नहीं रहना है। तो फिर इसलिए रिस्ट्रेन ऑफ पर्सनल फ्रीडम, तो यहाँ पे इलीगल नहीं होगा पर वॉइड होगा। उसके बाद है फिर रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। तो रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड ये भी फिर वॉइड है पर इलीगल नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई पर्पस हो सकता है जिसके कारण ट्रेड करने से किसी को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा होगा। उसके बाद है वेजरिंग एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। वेजरिंग कहने का मतलब है जो बैटिंग गैम्बलिंग होता है उसको वेजरिंग बोला जाता है। तो सिंपली वेजर का जो बाई वर्ड उसका मीनिंग होता है वो होता है बेट, मतलब कि बेट लगाना कि अगर ये हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ये, ऐसा कुछ। तो वेजरिंग एग्रीमेंट मतलब कि बेटिंग गैम्बलिंग ये सब से रिलेटेड होता है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वेजरिंग का, उसके अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी या मनी अगर ट्रांसफ़र किया जाता है तो फिर वो रिकवरेबल नहीं होता है। मतलब नॉर्मली कहने का मतलब है कि कोई भी अगर वेजरिंग एग्रीमेंट हो रहा है, बेटिंग गैम्बलिंग मतलब अगर इन सब में अगर कोई भी एग्रीमेंट हो रहा है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, तो फिर इसके अंदर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया जाता है वो रिकवरेबल नहीं है बाय लॉ। उसके बाद है यहाँ पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट नॉट हैव द एसेंशियल एलिमेंट बट रिजेंबलिंग टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय कोर्ट। मतलब कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिस जो वो सारा एसेंशियल जो है कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए वो सारा वो फुलफिल नहीं कर रहा है, पर वो रिजेंबल हो रहा है, वो लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर उसको कोर्ट रिकॉग्नाइज कर रहा है तो कोसी कॉन्ट्रैक्ट को जो है कोर्ट रिकॉग्नाइज करता ही है। तो अगर वो रिजेंबल कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट से तो फिर उसको कोसी कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा। लाइक जब हम कहीं भी ट्रेवल करते हैं तो अगर ट्रैवलिंग के लिए हम अगर कोई टिकट लेते हैं तो मतलब ऐसा रिजेंबलिंग है कि मतलब कि अगर आप टिकट ले रहे हो तो आपको पैसा लेना ही है, फिर ये नहीं है कि यहाँ पे मेरे से पैसा मांग रहा है। तो मतलब ऐसा कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे मतलब कि कहने का ज़रूरत नहीं होता, पर मतलब ऐसा नॉर्मली मतलब बना हुआ है कि हाँ ये करना ही है। तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि बाय रिटन या एक्सप्रेसली बोला ही गया हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, पर वहाँ पे ऑलरेडी अपने आप कॉपी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। मतलब कि अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं तो मतलब अगर लाइक अगर बैंक ट्रांसफ़र हो रहा है और कभी-कभी होता है कि गलती से किसी का अकाउंट में कोई भी जो अमाउंट होता है वो क्रेडिट हो जाता है। तो बाय लॉ मतलब कि ऐसे अगर पब्लिक पॉलिसी के हिसाब से देखें तो मतलब उसका मतलब ये फिर ऑब्लिगेशन होता है कि वो इस अमाउंट को रिटर्न कर दे या फिर इसको खर्च ना करे, रखे रहे जब तक कि बैंक से नोटिस नहीं आ जाता या फिर कुछ भी। आगे फर्दर जब तक बैंक से कोई भी नोटिफ़िकेशन नहीं आ जाता। पर ये उसको खर्च कर देता है। तो फिर मतलब उस टाइम पे ऐसा ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, मतलब कि ऐसा बोला नहीं जाता है पर ऐसा मतलब रिज़ेम्बलिंग होता है, ऐसा मतलब माना जाता है या फिर नॉर्मली ऐसा है कि उसको खर्च नहीं करना है। मतलब ये मतलब लॉजिकल चीज़ है, तो इसी मतलब तो ऐसा ही जो सिचुएशन होता है इसको ही कोज़ी कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है इस यूनिट का पहला टॉपिक कंप्लीट होता है, जो कि था कॉन्सेप्ट एंड एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसके बाद है सेकंड टॉपिक जो कि है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे देखते हैं पहले ऑफर। और वो ऑफर एक ऑफर और प्रपोजल एक ही चीज़ होता है, या तो आप ऑफर कह लें या फिर प्रपोजल कह लें, एक ही बात है। तो ऑफर या प्रपोजल कहने का मतलब है कि एक्सप्रेस विलिंगनेस टू इंटर इन कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन इन रिटर्न ऑफ अ प्रॉमिस एक्ट फॉरबियरेंस। मतलब कि ऑफर और प्रपोजल के अंदर होता है कि मतलब कोई ए नाम का कोई पर्सन है, वो बी के सामने अपना जो है विलिंगनेस मतलब कि अपना इच्छा जो है वो जाहिर कर रहा है इसके सामने कि हाँ इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। मतलब कि कोई सेल ऑफ प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे सेल कॉन्ट्रैक्ट करना है इसको इसके साथ, मतलब कि ये बता रहा है, मतलब अपना जो है वो मतलब एक्सप्रेस कर रहा है, कम्युनिकेट यहाँ पे कर रहा है अपना इच्छा इसके साथ कि इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है इसके साथ। और इसको मतलब कि बोल रहा है कि अगर तुम चाहो तो ये प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। तो यहाँ पे इससे जो है ये कम्युनिकेट कर दिया कि इसको कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि लीगल ऑब्लिगेशन जो है यहाँ पे
कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के अंदर आना है और ये अपना इच्छा जो है इसको कम्युनिकेट कर चुका है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को ऑफर और प्रपोज़ल बोला जाता है। और इन रिटर्न है यहाँ पे कोई भी प्रॉमिस, एक्ट या फ़ॉरबियरेंस। तो प्रॉमिस कहने का मतलब कि या तो कोई वादा करो, तो मतलब कि अगर क्रेडिट सेल हो रहा है तो अगर क्रेडिट सेल हो रहा है तो आगे जाकर के ये इसको पेमेंट करेगा है। या फिर कोई एक्ट कि अगर प्रॉपर्टी अगर इसको ये दे रहा है तो इसके बदले में वो एक का कोई काम करेगा। या फिर फ़ॉरबियरेंस, कंसिडरेशन, मनी। उसके बाद है काइंड ऑफ ऑफर। तो ऑफर फिर कितने तरीके का होता है। तो पहला है यहाँ पे पर्टिकुलर और स्पेसिफिक ऑफर। तो यहाँ पे हो जाता है कि किसी एक स्पेसिफिक इंसान को, कोई पर्टिकुलर इंसान को कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए ऑफर किया जा रहा है। मतलब कि कोई एक ही इंसान को ऑफर किया जा रहा है, सबको नहीं किया जा रहा है कि इस चीज़ के लिए। मतलब कि ये जो है वो सिर्फ बी को ही, मतलब ये जो है यहाँ पे सिर्फ बी को ही ये ऑफर कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। दूसरा है यहाँ पे जनरल ऑफर, मतलब कि पूरे पब्लिक को कर रहा है, मतलब सबको ये ऑफर कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। मतलब कि ए को है वो बी को भी कर रहा है, सी को भी कर रहा है, डी को भी कर रहा है। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। मतलब कि ए का कोई पेट था, जो पेट उसका गुम हो गया है और उसके बाद वो मतलब ऐसा नोटिस, मतलब पब्लिक में इशू कर रहा है कि अगर जो उसका पेट तो ढूंढ करके लाएगा उसको वो 10,000 रुपया देगा। तो ये फिर सबको ये ऑफर कर रहा है, जो जिसको भी मिलेगा उसके साथ फिर ये नॉर्मली है, मतलब ऐसा है कि वो उसके साथ फिर कॉन्ट्रैक्ट में आ ही जाएगा। तो यहाँ पे जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे किया जा रहा है, जो ऑफर यहाँ पे दिया जा रहा है, इसको जनरल ऑफर बोलते हैं। और जो ऑफर यहाँ पे दिया जा रहा है, जो ए से बी को दे रहा है, इसको पर्टिकुलर और स्पेसिफिक ऑफर बोलते हैं। उसके बाद तीसरा है यहाँ पे क्रॉस ऑफर। तो क्रॉस ऑफर में मतलब कि जैसे कि ये था और उसको अपना फ़ोन जो है वो बेचना था 10,000 में, ठीक है? तो ये बी को जो है मतलब कि ऑफ़र करता है, अपना जो विलिंगनेस है वो उसको एक्सप्रेस करता है, कम्युनिकेट करता है कि उसको सेल करना है अपना फ़ोन 10,000 में। और फिर बी जो है वो वापस से परचेज़ करने के लिए जो मोबाइल है, वो बोलता है कि नहीं, मुझे तो 20,000 में ही परचेज़ करना है। तो ए बोल रहा है उसको 10,000 में बेचना है और ये फिर बी बोल रहा है कि नहीं, उसको 20,000 में खरीदना है। तो ना इसका ही चीज़ एक्सेप्ट हुआ, ना इसका ही चीज़ एक्सेप्ट हुआ। तो मतलब दोनों ही एक दूसरे को ऑफर ही कर रहा है, एक ऑफर के बदले दूसरा ऑफर हो रहा है। तो इसी को क्रॉस ऑफर बोलते हैं। और यहाँ पे कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, सो नो कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक्सेप्टेंस ही नहीं हो रहा, ऑफर हो रहा है पर एक्सेप्टेंस ही नहीं हो रहा, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा।